तो गाइस गुड इवनिंग। फटाफट एक बार ज्वाइन हो जाइए। आर्ट्स के जो भी स्टूडेंट है, ठीक है ना, उनका क्लास चालू हो चुका है। आर्ट्स का जो भी हमारे स्टूडेंट है, हो सकता है आर्ट्स में एक हिंदी इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो कंपलसरी होता है आर्ट्स वाले के लिए। लेकिन आर्ट्स वाले में यह दिक्कत हो जाता है कि अधिकतम बच्चा, देखो बहुत सारा सब्जेक्ट है आर्ट्स में, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, इस प्रकार से करके म्यूजिक हो, बहुत सारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, साइकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिलोसफी हो, इतना सब्जेक्ट है आर्ट्स में ना, 10-12 सब्जेक्ट है। तो चूज करता है बच्चा कितना, अधिकतम 3 चूज कर सकता है। क्योंकि देखो हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, 3 गो सब्जेक्ट आपका हो गया। ज्यादा खिंचाइएगा तो एगो एक्स्ट्रा में कर लीजिएगा। तो जो स्टूडेंट हिस्ट्री सेलेक्ट कर रखा है, जो इतिहास ले रखा है, तो इतिहास का पहला चैप्टर आपका है ईट ईट मनके तथा अस्थियां। ईट मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। यह चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 का हिस्ट्री का, इतिहास का, जिसका हम लोग इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं मेरे दोस्त। तो फटाफट एक बार ज्वाइन हो जाइए, जो भी हमारे स्टूडेंट है, क्योंकि जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखा जाएगा और पूरी तरीके से समझा दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो लेक्चर को शुरू करने के प्रयास करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह क्लास 12 के इतिहास है, याद रखना, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको तैयारी चल रहा है, टॉपर बैच। ये संघर्ष सफलता का 100% गारंटी मैं लेता हूं। चलो मेरे दोस्त, और इसका क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। आप केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता का पतन के प्रमुख कारण क्या। देखिए पतन मतलब होता है क्या, विलुप्त हो जाना, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता आपने सुना होगा, मोहनजोदारो हड़प्पा सभ्यता सुने तो होंगे ना। तो हड़प्पा सभ्यता का मतलब विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है, पतन होने का मुख्य कारण क्या है। देखिए बहुत सारा अपना कारण देता है, बहुत सारा लोग अपना अपना एक राय देता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, कहीं भी यह जिक्र नहीं किया गया कि इस कारण से हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। लेकिन मेरे दोस्त अपना अपना एक राय देता है, बड़े बड़े लोग, कुछ इतिहासकारों ने वह अपना अपना राय दिया। सबसे पहला एक का कहना है कि हो सकता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा बाढ़ आ गया हो, ये भी हो सकता है। एक का कहना है कि हो सकता है यहाँ पे भूकंप आ गया हो सकता है कि यहाँ पे पानी सूख गया हो, वर्षा कम होने लगा हो, जिससे पशु पालन करना, कृषि करना कठिनाई हो गया हो, इसलिए वहां से छोड़कर दूसरे जगह भाग गया हो। एक का कहना यह भी हो सकता है क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसा था हड़प्पा सभ्यता। जो सिंधु नदी था उसका जो धारा होता है ना, धार पानी बहता है, वो मुड़ गया हो दूसरे तरफ, इसलिए वहां से छोड़ करके दूसरे तरफ भाग गया हो। मतलब अपना अपना राय दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2010 के, 2012, 2018, 2019, 2020 के एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार बोर्ड के, ठीक है ना। देखो मैंने तो सबसे पहला इसका प्रमुख कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला, सिंधु क्षेत्र में आगे चलकर वर्षा कम होने गए हो गई होगी। क्या वर्षा कम हो गया होगा। तो वर्षा कम होने से कारण क्या हो सकता है, अगर आप ऐसे गांव में रहते जहां पे बारिश होबे ना करे पूरा, तो क्या करे हो सकता है, यानी कि आप कृषि नहीं कर पाइएगा, यानी कि फलस्वरूप कृषि और पशुपालन में कठिनाई होने लगा होगा। सबसे पहला ही ना, कठिनाई होने लगी होगी, इसलिए वो हड़प्पा सभ्यता को छोड़कर भाग गए होंगे। पतन का प्रमुख एवं कारण ये भी हो सकता है। दूसरका ने कहा कि कुछ लोगों का मतलब, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोगों के अनुसार यहाँ भूकंप आने से बस्ती समाप्त हो गई। यहाँ के रहने वाला जो बस्ती था, गांव था, वो समाप्त हो गई भूकंप आने की वजह से, ठीक है ना। कुछ दूसरे लोगों का कहना है, कुछ इतिहासकारों के और कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ भीषण बाढ़ आ गया। भीषण मतलब बहुत बड़ा बाढ़ आ गया, ठीक है ना। बाढ़ आ गया और पानी जमा रह गया। ऐसा नहीं कि बाढ़ आया चला गया, 1 2 4 5 दिन आ गया, नहीं, वहां पे पानी जमा रह गया होगा। कुछ लोगों का कहना है, तो ये कहता है कि यहाँ भीषण बाढ़ आ गया होगा और पानी जमा रह गया होगा, ठीक है ना। इसके कारण लोग क्या हो गया, इसके कारण लोग दूसरे स्थान पर चले गए होंगे। ये भी कारण बन सकता है पतन का, हाँ या ना, ठीक है। अब कुछ और आगे बढ़कर क्या होता है, फोर्थ नंबर पॉइंट में कुछ और लोगों का कहना है। तो एक विचारक का ये भी मानना है, एक विचारक मतलब एक इतिहासकार, जो इसके बारे में कौन बता सकता है, इतिहासकार ने बताएगा। तो क्या करेगा, एक इतिहासकार या एक विचारक, एक लोग का ये भी मानना है कि यहाँ पे सिंधु नदी का धारा बदल गई होगी। मैंने जस्ट बताया, हो सकता है कि नदी के धारा अपना मुख मोड़ लिया होगा किसी के रीजन बस, इसलिए वहां पे पानी नहीं आता होगा। इस वजह से क्या कर सकता है वह, उसको वहां पे नगर छोड़कर दूसरे जगह पड़ा होगा। तो ये लगा कि नदी का क्या, सिंधु नदी का धारा बदल गई होगी और सभ्यता क्या होगा, और सभ्यता यहाँ पे, सभ्यता का क्षेत्र नदी से दूसरे दूर चले गए होंगे। ये भी हो सकता है। मतलब कारण बहुत सारा हो सकता है, ठीक है।
अपना अनुसार से आप लिख सकते हैं, या 4 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं। और मुझे भरोसा है कि आप एक बार इसको सुन लिए होंगे, आराम से आप लिख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूरा पूछा गया, पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना? पूरा तत्व से क्या समझते हैं, या उत्खनन से आप क्या समझते हैं? देखिए, पूरा तत्व या उत्खनन मतलब क्या होता है, यानी कि पुराने सामानों को खनन से प्राप्त करना। उत्खनन या पूरा तत्व, पूरा मतलब पुराने सामान, बहुत पहले के सामान अगर खोन के निकालेंगे तो उससे फायदा बहुत सारा है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पे क्या था, इसकी सभ्यता क्या थी, यह क्या चीज का धर्म था, मतलब बहुत सारा चीज पता चलता है, आपको बताते हैं। और यह क्वेश्चन जैसे कि राम मंदिर में क्या हुआ था, राम मंदिर में भी यही कारण हुआ था कि वहां पे जो यहाँ पे बाबर, क्या बोलते हैं, मस्जिद था ना, उस मस्जिद को खोना गया तो वहां पे राम मंदिर का अवशेष मिलने लगा। इस वजह से कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई यहाँ पे आपका नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी मंदिर था, तब नहीं इसका अवशेष मिल रहा है। इस वजह से क्या होगा, वहां पे राम मंदिर फिर से स्थापना। यह चीज मेरे दोस्त सबसे पहला है कि पूरा तत्व यही होता है। यह क्वेश्चन आपको 2015 2019 के एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन एक ही है कि पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे जब क्वेश्चन पूछा गया था 2 बार, फिर आपको कभी कभी उत्खनन से आप क्या समझते हैं, मतलब वही है, उत्खनन भी वही है, पूरा तत्व भी वही है, लेकिन उत्खनन से आप क्या समझ 2021 में पूछ दिया। अब जो बच्चा यह याद किया पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में पूछा उत्खनन क्या है, तो कंफ्यूज हो गया, भाई क्या पूछ दिया। भाई वही है, पूरा तत्व पूछे या उत्खनन पूछे, बात हो ये याद रखना। सबसे पहले बात, चलो इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं या उत्खनन से। देखिए, पूरा तत्व वह विज्ञान है, पूरा तत्व वह विज्ञान है। अब बोले सर आप इतिहास पढ़ा रहे, विज्ञान के कहला बतिया रहे हैं। समझो पहले, वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्त में छिपी गई, गर्त मतलब गर्भ, नीचे पृथ्वी के अंदर, ठीक है ना, तो क्या कहा, पृथ्वी के, यानी कि जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्त में छिपी गई या छिपी हुई सामग्री को खुदाई कर कर खुदाई करके क्या कहते हैं, अतीत के लोगों को भौतिक जीवन का ज्ञान देना है। देखिए देखो, यह समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि देखो, आज पहले जो अतीत के लोग थे वह तो आज दुनिया में है नहीं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की बात कर ले, मोहनजोदाड़ो की बात कर ले, आज तक उसका बारे में कोई पता नहीं लगा सका 100% कि क्या था बेसिकली। उसी प्रकार से कैसे पता चलता है, जब उसको खनन से कुछ प्राप्त करते हैं तो लोगों को जानकारी देते हैं। हम लोग को कैसे जानकारी मिलता है, आप लोग को जानकारी कैसे मिलता है कि भाई यहाँ पे कुछ रहा होगा, कैसे रहा होगा, जब खनन से कुछ प्राप्त करते हैं, उससे कुछ मिलता है अवशेष के रूप में, तो हमको जानकारी मिलता है भाई ये चीज। वही कहा गया है कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्त में छिपी हुई या पृथ्वी के अंदर छिपी हुई सामग्रियों को खुदाई कर कर निकालना, और निकाल कर क्या करना, आधुनिक लोगों को या लोगों को जानकारी देना, ठीक है ना, ज्ञान देना। इस प्रकार के खुदाई करके अतीत के लोगों को भौतिक जीवन में ज्ञान देना। अतीत मतलब पहले के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान देना, मतलब पहले के लोग जो थे उसको आज की दुनिया में, भौतिक दुनिया में आज ज्ञान देना, ठीक है ना। इसका मुख्य कारण, किसी भी सभ्यता के इतिहास को जानने में पुरातत्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देखो, कोई भी इतिहास को अगर जानना है, कोई चीज को इतिहास का जानना है, तो पुरातत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां तक आपको जीता जाता है उदाहरण राम मंदिर का है मेरे दोस्त, क्योंकि यह बेसिकली कोर्ट ने यह साबित क्यों हुआ, कोर्ट पर साबित इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर जब खोना गया तो वहां पे केवल अवशेष क्या चीज का मिला, राम मंदिर का, यानी कि कभी ना कभी इतिहास में वहां पर राम मंदिर था। इसी वजह से तो वही कहा गया, एक इतिहास के, किसी भी सभ्यता के इतिहास को जानने में, कोई भी पुराना इतिहास को अगर जानने में पुरातत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब तक पुरातत्व नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे क्या था। उसी प्रकार से पुरातत्व को जानने में, या इतिहास के जानने में पुरातत्व का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि पुरातत्व या उत्खनन से जो भी वहां चीज प्राप्त होगा उससे यह सिद्ध हो जाएगा, उससे यह साबित हो जाएगा कि भाई यहाँ पे कुछ न कुछ जरूर था, ठीक है, उसके इतिहास के बारे में पता चलेगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान, हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पुरातत्व पर ही आधारित है। देखो, हड़प्पा सभ्यता का आज तक कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान आज भी पुरातत्व पर आधारित है, क्योंकि जब वहां पे खनन होता है, पृथ्वी के खोना जाता है, तो वहां पे आपको कुछ अवशेष मिलते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चीज मिलते हैं, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी उसको हमको पढ़ने को मिलता है। वही कहा गया, हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान भी पुरातत्व पर ही आधारित है, क्योंकि पुरातत्व के बिना इतिहास अधूरा है, ठीक है, आधारित है। उत्खनन से
उत्खनन से विभिन्न विभिन्न सभ्यताओं की प्राचीन का प्राचीन का पता चला है। देखिए, ये बात है, उत्खनन से बहुत सारा चीज के जैसे आप देख लीजिए, अब कहीं कहीं माटी खुना रहा है घर बनने के लिए, पोखरा खुना रहा है, वहां पे कोई सामान मिल गया, हो गया भाई। तो यहाँ पे बड़ा एक नाम चल जाता है, तो भाई कुछ मिल जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, मिल जाएगा, तो भाई यहाँ पे कुछ इतिहास था, यहाँ पे कोई चीज का घर था, यहाँ पे भगवान का वास था, तो वहां पे मंदिर बना दो, बहुत सारा, यही इसी से पता चलता है ना। तो बहुत सारा ऐसे सभ्यता है जिसको हम पूरा तत्व या प्राचीन का पता चलाने के लिए हम लोग उत्खनन का प्रयोग किए, उत्खनन से ही पता चला हमको। उत्खनन से विभिन्न प्रकार के सभ्यता का प्राचीन का पता चला, ठीक है ना। देखिए, पुरातात्विक वस्तु जितना भी पुराना होता है, जितना भी यहाँ पे गहराई पर प्राप्त होता है, वे उतने ही प्राचीन होता है। देखिए, ये भी बात है कि जितना अंदर पुरातत्व प्राप्त होगा उतना ही प्राचीन होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन लोग बढ़ता जाता है। जैसे हो सकता है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, घर बन गया, अब 5 साल 50 साल बाद ये घर टूट जाएगा या किसी को हो जाएगा, कुछ होगा, फिर उसके बाद तो कुछ दिन बाद और जब इसको खोना जाएगा बहुत अंदर, तो जितना अंदर प्राप्त होगा यानी कि उतना पुराना माना जाता है, कि उतना गहरा है, उतना पुराना है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, इसको पढ़ना समझना बहुत ईजी है। पूरा तत्व क्या है समझ में आया होगा आपको। एक बार अपने से पढ़ने के प्रयास कीजिएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। नंबर आपको नीचे दिख ही रहा है, कंटेक्ट करके आप पीडीएफ नोट्स बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, हम आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा बस्तियों द्वारा, समझिए यहाँ पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हड़प्पा हड़प्पा बस्तियों द्वारा विभक्त सिंचाई से साधनों का वर्णन करें। देखिए, जो हड़प्पा के बस्ती के लोग थे, उस सिंचाई का वर्णन करना है, वहां के लोग सिंचाई कैसे करते थे उसका वर्णन। देखिए, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है। अर्ध अर्ध शुष्क शुष्क क्षेत्र जो था वहां पे स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। देखो, सिंपल बात है कि अधिकतम मतलब अर्ध अर्ध शुष्क क्षेत्र मतलब जहां पे थोड़ा पानी थोड़ा सूखा, मतलब फिक्स है कि भाई वहां पे सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगा ही। ऐसे अधिकतम हड़प्पा सभ्यता की बात करें, वो क्या है, अर्ध शुष्क स्थल पर स्थित है, जहां पे थोड़ा पानी है, थोड़ा आपका धूरा है। हो सकता है कि कभी ज्यादा धूप निकल जाए, कभी पानी हो जाए, इसलिए कोई मतलब एक होता है ना, लगातार खाली पानी हो या खाली धूप हो, वैसा व्यवस्था किया जाता है। कभी धूप कभी छांव की बात होता है। तो अर्ध शुष्क स्थल पर स्थित है, ठीक है ना। अधिकांश हड़प्पा सभ्यता अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ता है। सिंचाई मतलब पानी पटाना, उसको सींचना, ठीक है। अधिकतम क्या होता होगा वहां पे, ये तो चीज तो जरूर है कि भाई वहां पे कृषि होगा तो पानी की आवश्यकता पड़ेगा। विदाउट पानी, विदाउट सिंचाई के कृषि हो नहीं सकता, इससे सिंचाई की आवश्यकता पड़ता होगा। देखो, आपको यह कुछ नाम है जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है ना। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में वहां पे सौतुगई नामक हड़प्पा स्थल, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो अफगान, देखो हड़प्पा सभ्यता आपको गुजरात में है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ये सब कुछ नाम है, पंजाब में, ठीक है ना। तो याद रखना, अफगानिस्तान के सौतुगई नामक हड़प्पा स्थल भी ऐसा ही है, ठीक है ना। हड़प्पा स्थल से नहर से या नहर के कुछ अवशेष मिले हैं, ठीक है ना। वहां के कुछ नहरों से कुछ अवशेष मिले हैं, क्योंकि नहर के पास में यह हड़प्पा सभ्यता था, तब इससे कुछ अवशेष मिला है, ठीक है ना। परंतु पंजाब और सिंधु में नहीं, पंजाब और सिंधु में ऐसा नहीं मिला। इस वजह से यह कह सकते हैं कि पंजाब और सिंधु में सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ता था, क्योंकि अगल बगल में नदी था, ठीक है ना। ऐसा संभव है कि हो सकता है ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरों बहुत पहले ही गाद से भर गया हो। ये भी हो सकता है कि प्राचीन वाला जो नहर, गाद मतलब होता है कचरा, गाद मतलब जानते हैं कचरा, ठीक है ना, कचरा से भर गया होगा, ये भी हो सकता है। भर गई होगी, भर गई भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कुआंओं से प्राप्त, जो कुआं होता है, कुआं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो, कुछ ऐसे स्थल हैं जहां पे इसका मिला, जैसे कि अफगानिस्तान में इसका मिलता है, लेकिन पंजाब और बात करें इसकी, यहाँ पे पंजाब और सिंधु में ऐसा संभव नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि वहां के लोग सिंचाई करने के लिए हो सकता है कि कुआं का प्रयोग करते होंगे, हो सकता है वहां पे नहर रहा होगा लेकिन वह कचरा पहले ही कचरा से भर गया होगा, या हो सकता है कि वहां का पानी का प्रयोग हम लोग कुआं से किया जाता होगा, ठीक है ना। सिंचाई का प्रयोग पानी के लिए कुआं का प्रयोग किया जाता होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त यहाँ पे अतिरिक्त जो गुजरात में है, ठीक है ना, धोलावीरा, ठीक है ना, धोलावीरा गुजरात में की बात करें, गुजरात में मिले
मिले जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु किया जाता था। तो मतलब यहाँ पे तो मिला गुजरात में, लेकिन आपको यहाँ पे पंजाब और सिंधु में नहीं मिला। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुआं से सिंचाई किया जाता होगा। एक बार से 2 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपको CR37 से आप क्या समझते हैं? देखिए CR37 बहुत इजी क्वेश्चन है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CR37 मतलब होता है क्या, समझिए। देखिए समाधि, समाधि R37 इसको बोलते हैं समाधि R37। मतलब देखिए कुछ जो आपका हड़प्पा सभ्यता था उसके दक्षिण की ओर, ठीक है ना, दक्षिण की दिशा में क्या सिंधु सभ्यता के काल का एक कब्रिस्तान मिला, ठीक है ना, एक कब्रिस्तान मिला। समझिए यहाँ पे देखो हिंदू सॉरी सिंधु सिंधु सभ्यता जो था ना, तो आपको हड़प्पा नगर, जो हड़प्पा नगर क्षेत्र से हड़प्पा नगर क्षेत्र की दिशा में, हड़प्पा नगर क्षेत्र की दक्षिण दिशा में सिंधु सभ्यता के काल का एक कब्रिस्तान मिला। हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र की दक्षिण दिशा में सिंधु सभ्यता की काल का एक प्राचीन क्या मिला, वहां पे कब्रिस्तान मिला, जिसे हम CR कहते हैं, यानी कि समाधि R37 का नाम दिया गया, जिसे हम समाधि R37 कहा गया। एक लाइन का डिफिनेशन है कि यहाँ पे हड़प्पा नगर क्षेत्र की दक्षिण दिशा में सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता के काल का एक कब्रिस्तान मिला, जिसे हम लोग CR37 का नाम दिया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे इतिवृत्ति क्या है? देखिए इतिवृत्ति का मतलब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपको 2018 के एग्जाम में पूछा गया। इतिवृत्ति क्या है? देखिए इतिवृत्ति घटनाओं का यहाँ पे अनवरत अनवरत कालाक्रमिक वितरण प्रस्तुत करते हैं। समझिए यहाँ पे जो इतिवृत्ति है ना, इतिवृत्ति जो होता है, तो इतिवृत्ति जो घटना है, घटनाओं का यहाँ पे आवरण मतलब उसका विवरण, इसका मतलब विस्तार, इसका जानकारी, तो विवरण कालाक्रमिक वितरण प्रस्तुत करते हैं। ये इतिवृत्ति मुगल राज की संस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। जो यह इतिवृत्ति है वह मुगल राज के, क्या कहा, मुगल राज्य के संस्थाओं की बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, इसी को इतिवृत्ति कहते हैं। ये इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसको 2 बार मात्र पढ़ना है, आपको 100% समझ में आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पा लिपि। समझिए हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या समझते हैं, या हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछे हड़प्पा लिपि की विशेषता को लिखें। तो हड़प्पा लिपि की विशेषता यह है कि आज तक यह पता नहीं चला कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा लिपि क्या था, क्योंकि इसमें जो वर्ड मिलते हैं, देखो यहाँ पे हड़प्पा के अंदर जब खुदाई होता है तो वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, उस पर एक शब्द लिखा हुआ होता है, और याद रखना दाई से बाई ओर लिखा होता है, दाई से बाई ओर, दाया से हम लोग इधर सीधा लिखते हैं ना, वो इधर सीधा लिखा हुआ मिलता है। और एक और चीज, दाई में मोटा मिलता है तो ऐसे पतला मिलेगा, मतलब अगर आप इधर से लिखिएगा ना, इधर से ऐसे मिलता है, इस तरह से, यानी कि इसकी चौड़ाई ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। ऐसा लगता है कि भाई वहां पे लिखावट के समय पत्थर कम पड़ गया होगा, जगह कम पड़ गया होगा, इस वजह से ऐसा लिखा गया है। चलो इसमें और ऐसे वर्ड लिखा गया है जो पूर्णतः पढ़ना संभव नहीं है, और इसमें लगभग 375 से 400 वर्ड मिलते हैं जिससे लिखा गया। जैसे कि देखो हम लोग लिखते थे एबीसीडी में 26 वर्ड होते हैं, तो यानी कि पूरा जोड़िएगा तो 26 वर्ड मिलेंगे, ठीक है ना। पैसा भी वर्ड मिले, इंग्लिश में 26 से ज्यादा नहीं मिल सकता। उसी प्रकार से हिंदी में 52 मिलेंगे, 52 से ज्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि उसी प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता में जो वर्ण है, ठीक है ना, यहाँ पे लिपि जो है, लिपि मतलब वर्ण होता है, लिखावट, जो लिपि है लगभग 375 से 400 के बीच इसमें वाक्य है, वाक्य मतलब वर्ड है, ठीक है ना, जिससे वो लिखा गया है और पूर्णतः अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हड़प्पा लिपि से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता क्या समझिए। देखिए हड़प्पा लिपि को हड़प्पा लिपि को रहस्यमय कहा गया है। रहस्य मतलब इसका आज तक कुछ पता नहीं चलता है, 100% रहस्यमय कहा गया, क्योंकि क्योंकि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है ना। इस प्रकार उसी प्रकार इसका रहस्य अभी तक यहाँ पे बना हुआ है, इसी प्रकार रहस्य इसका अभी तक बना हुआ है, इसलिए यह रहस्यमय है। निर्दोष हड़प्पा लिपि रहस्यमय कहा गया है, क्योंकि जो उसमें वर्ड लिखा गया अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है, इसी प्रकार इसे हम लोग क्या कह सकते, अभी तक यह रहस्य बना हुआ है।
ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता समझिए, यह लिपि वर्णमालीय नहीं है, वर्णमालाएं नहीं है। ठीक है, जैसे हिंदी है, संस्कृत का वर्णमालाएं नहीं है, वर्ण लिपि नहीं है। कैसा है देखिए, क्योंकि वर्ण लिपि रहता तो यानी कि बाएं से दाएं ओर लिखा जाता, क्योंकि बायां से दाहिना ओर लिखते हैं, ठीक है ना, हम लोग बायां से चलते दाहिने तरफ लिखते हैं, तो यह वर्ण लिपि में यह चीज होता है, ठीक है ना, बायां से दाहिने ओर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दाएं से बाईं ओर है। याद रखना, यह वर्ण लिपि नहीं है, यह ऐसे चिन्हों वाली थी जो किसी विशेष स्वर्ण या व्यंजक को व्यक्त व्यक्त नहीं करती है, एक विशेष स्वर्ण या व्यंजन को व्यक्त नहीं करती है। इस लिपि के चिन्हों की संख्या, इसमें टोटल चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच मिलता है। मैंने जस्ट ये चीज बताया आपको, 400 के बीच मिलता है। आपसे पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता में लिपियों की संख्या कितनी है, लिपियों की वर्णन आप चिन्हों की संख्या कितनी है, 375 से 400 के बीच मारिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे। ठीक है, यह लिपि दाएं से बाईं ओर यानी कि दाहिने से बायां ओर लिखा जाता था, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, और अभी तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है, क्योंकि यह कोई वर्ड ही नहीं है, ना हिंदी में है ना संस्कृत में, क्योंकि लिपि में नहीं है, कोई अदर वर्ड में है। फिर भी कुछ कुछ वहां पे अंजाद से चीज बताया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, यह लिपि वर्णमालीय नहीं है, ऐसे चिन्हों यह ऐसे चिन्हों वाली थी जो किसी विशेष स्वर्ण या व्यंजक का व्यक्त नहीं करती है। इस लिपि के चिन्हों की संख्या 375 से 400 बीच है। इस लिपि में यह लिपि दाई से बाईं ओर की ओर लिखी जाती थी। ठीक है ना, इसका संकेत इस बात से मिलता है कि मुहरों पर इसकी लिखावट में दाईं ओर की चौड़ाई अंतर, जो चौड़ाई का अंतर है, दाहिने ओर के चौड़ाई का अंतर है, अगर इधर से लिख रहे हैं दाहिने ओर से, चौड़ाई का अंतर बाईं ओर की तुलना में ज्यादा है, मतलब इधर है। वही कहा गया, इसके एक चीज और है कि देखो, इसका संकेत यानी कि इसका संकेत इस बात से मिलता है कि मुहरों पर इसकी लिखावट में दाईं ओर की चौड़ाई का अंतराल है, जबकि बाईं ओर सिकुड़ी है। सिकुड़ी मतलब कम है, मतलब इसकी दूरी कम है, इसकी ज्यादा है, दाहिने ओर ज्यादा है, बाईं ओर सिकुड़ी हुई है। सिकुड़ी मतलब सिकुड़ गया, जैसा कि लिखते समय बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। मतलब यह अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कैसा क्यों है, लेकिन एक अंदाज से बताया जाता है कि हो सकता है कि लिखते समय बाईं ओर का जगह कम पड़ गया। ठीक है ना, यहाँ पे जगह कम पड़ गया। इस प्रकार या इस लिपि की लिखावट बहुत सी वस्तु पर मिलती है, बहुत सारे वस्तु पर मिलती है इसकी लिखावट। ठीक है ना, बहुत ऐसी वस्तु पर है, तो इस वजह से पता लगाया जाता है कि यह वस्तु भी हड़प्पा सभ्यता का है। ठीक है ना, मिलती है। इसका अर्थ यह लगाया गया कि यह यहाँ पे साक्षरता साक्षरता व्यापक रूप में थी, यह साक्षरता व्यापक रूप में थी, बहुत दूर में फैला हुआ था यह साक्षरता, यानी कि यह पढ़ाई। तो यह बेसिकली क्या है, हड़प्पा लिपि के बारे में, हड़प्पा के जो लोग पहले क्या लिखते थे, क्या पढ़ते थे, उसके बारे में है। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2021 के एग्जाम में, ऐसे मैं नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, देखो इतिहास है, हिस्ट्री है, हो सकता है कि एक दो लाइन इधर उधर भी करके आप लिख सकते हो, नो डाउट। इस क्वेश्चन बनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का क्लास डेली दिया जाएगा। क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब पढ़ाई चलता है। ठीक है ना, और याद रहे मेरे दोस्त, एक चीज स्मरण रहे कि आपको डेली क्लास दे रहा हूं, आपको डेली क्लास में आइएगा 6 बजे शाम। अगला क्वेश्चन है, मोइंजुदारो के विशाल नगर नगर, मतलब देखिए, मोइंजुदारो को विशाल, मोइंजुदारो बहुत बड़ा विशाल, मोइंजुदारो एक फिल्म है, ऋतिक रोशन का एक फिल्म है, आप देखिएगा, बहुत मजेदार फिल्म है मोइंजुदारो। ठीक है ना, तो मोइंजुदारो का विशाल नगर अस्त का वर्णन करना है। तो इसमें क्या था, देखिए, सिंधु घाटी के लोग ने अनेक प्रकार के भवनों का निर्माण किया। सिंधु घाटी के जो लोग थे वहां पे अनेक प्रकार के भवनों का निर्माण किया, और क्या किया, भवनों का निर्माण किया, और रहने के लिए अनेक सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया, मतलब ऐसे भवन जहां पे कोई भी आकर रह सकता है, सार्वजनिक मतलब सभी का। मेरे दोस्त, सिंधु घाटी के लोगों ने अनेक प्रकार के भवनों का निर्माण किया और रहने के लिए अनेक प्रकार के सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया। ठीक है ना, इन सार्वजनिक मतलब उसमें बहुत सारा था, अनेक था, लेकिन उनमें से एक क्या था, आपको यहाँ पे विशाल नगर था, किसका, तो मोइंजोदारो का। वही क्या, इन सार्वजनिक भवनों में सबसे मुख्य मोइंजोदारो का नगर स्थित था। मुख्य या इसका क्या था, नगर था जो मोइंजोदारो का था। ठीक है ना, जिसका बाहरी घेरा
अब इसमें देखिए इसके बारे में बताना है। इसकी बाहरी घेरा कितना था? इसकी बाहरी घेरा आप 180 बाई 180 का था, फीट का था। 180 बाई 180 का फीट का था। इसका इस तालाब की आंतरिक लंबाई, मतलब इस तालाब का जो आंतरिक लंबाई था वह 39 फीट था और चौड़ाई आपका 23 फीट था। ठीक है ना, 23 फीट और गहराई आपका 8 फीट है। ठीक है ना, 8 फीट है। इसके चारों ओर काफी बरामदा, बरामदा मतलब जानते हैं ना, एक बरामदा था, आज के दौरान बालकोनी कहता है, हॉल कहता है, लेकिन पहले लोग बरामदा कहता था। और काफी बरामदे बने हुए हैं, बहुत बड़ा बड़ा बरामदे बने हुए हैं। ठीक है ना, इससे क्या होगा, इस तालाब के पास एक कुआं है जिसकी पानी इस तालाब को भरने के लिए किया जाता है। इस जो तालाब है उसके बगल में कुआं है, उस कुएं से पानी तालाब में भरा जाता था, प्रयोग में लाया जाता है। यह कहना बहुत इजी है कि आपको जो क्वेश्चन मोहनजोदारो के विशाल नगर की आपको बताना है तो आराम से अपने तरीका से बता सकते हैं। देखो सिंपल है कि आपको यहाँ पे सिंधु घाटी के लोगों ने, सिंधु घाटी के लोगों ने आपको अनेक प्रकार के भवनों का निर्माण किया और रहने के लिए अनेक सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया। ठीक है ना, इन सार्वजनिक भवनों में पे मोइंजुदारो नगर एस्त प्रमुख था। ठीक है ना, वहां पे एक उसकी जो लंबाई, मतलब उसकी जो आपको यहाँ पे उसकी बाहरी जो घेरा था, ठीक है ना, बाहरी घेरा 180 बाई 180 का है। और साथ में ये भी याद रखिएगा उसके जो यहाँ पे 180 बाई 180 और आंतरिक लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट है। गहराई क्या है? 8 फीट है। इसके चारों ओर काफी बरामदे बने हुए हैं। दो बार पढ़िएगा बस, काफी बरामदे बने हुए हैं। और बात करें, और तालाब के पास एक कुआं है, जो तालाब है उसके पास एक कुआं है जिससे कुएं से पानी लेकर तालाब में भरने का प्रयोग किया जाता था, या वहां पे कुआं इसलिए बनाया गया था क्योंकि उससे पानी तालाब में भरा जा सके। यह इसके लिए क्या था, मोइंजुदारो के यहाँ पे एस्ते नगर के बारे में। यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपको 2019 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। इस प्रकार से हर चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव पढ़ाए जाएंगे मेरे दोस्त, मेरे साथ बने रहना। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर सकते हो। कोर्स ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।